हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो सब बैलेंस ऑफ पेमेंट का आज है टॉपिक 4, मतलब पार्ट 4, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे आपने अगर 3 पार्ट डिटेल में देखे हुए हैं तो पूरा कंटिन्यूएशन में अभी पार्ट 4 भी उसी कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, अगर 3 पार्ट आपने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, क्योंकि तीनों ही पार्ट में हमने डिटेल में डिस्कस किया है बीओपी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और अभी जो लास्ट पार्ट होगा वो होगा पार्ट 5, और पार्ट 6 में जो होगा उसमें हम करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है, तो एमसीक्यूज एक तो बीओपी से रिलेटेड होंगे और एक फॉरेन एक्सचेंज रेट से जुड़े होंगे आपके एमसीक्यूज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट से। तो कुल मिला के आपका यहाँ से टॉपिक जो बनता है यूजीसी नेट और पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए वो सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम बात करें, एमसीक्यूज आपके तभी बनेंगे जब आपको ये डिटेल्ड स्टडी आती है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो देखे हैं तो डेफिनेटली आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो आज हम डिस्कस करते हैं करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन विद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो आपके सभी कॉन्सेप्ट एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से रिसेंट जो 2021 में हुआ है उसमें बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, करेंसी एप्रिसिएशन है या डेप्रिसिएशन है। चलिए, तो डिटेल में करते हैं। सबसे पहले मीनिंग करते हैं इसकी। तो करेंसी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब भी होता है मूल्य ह्रास, मतलब आपकी जो वैल्यू है वो कम हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है डोमेस्टिक। जो भी करेंसी एप्रिसिएशन होगा और डेप्रिसिएशन होगा, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। करेंसी का चाहे डेप्रिसिएशन है और या एप्रिसिएशन है, वो होगा होम करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर एप्रिसिएशन हो रही है तो होम डोमेस्टिक करेंसी, अगर डेप्रिशिएट हो रही है तो डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, दोनों कंट्री के कॉन्टेक्स्ट के आप स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि पार्शियल एनालिसिस आपने किया होगा। तो हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब यहाँ पे वैल्यू कम हुई है किसकी? रुपीस की। ठीक, सो करेंसी डेप्रिसिएशन इज रेफर टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, जो हमारी अ, विदेशी मुद्रा की मांग है और आपूर्ति बाजार में शक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा के संदर्भ में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी है। ठीक, जो हमारी वैल्यू है करेंसी की वो डिक्रीज हुई है एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। ठीक, सो इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। अब ये यहाँ पे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वर्ड नहीं होता तो ये सारा कन्वर्ट हो जाता है डिवैल्यूएशन में। ठीक है, डेप्रिसिएशन की जगह करेंसी डिवैल्यूएशन। तो अगर मार्केट के फोर्सेस डिमांड और सप्लाई की वजह से वैल्यू रुपीस की कम हो रही है तो वो है हमारा डेप्रिसिएशन। और अगर इसको कौन करता, कौन इसको चेंज करता कि हमारा ये डिवैल्यूएशन बन जाता। करेक्ट। ठीक है, मॉनेटरी अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट इसको डिवैल्यूएट करती रुपीस को, या फिर रुपीस की वैल्यू कम करती, तो उसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। ठीक है, रुपीस की वैल्यू को कम करना डेलिबरेटली, जानबूझ के गवर्नमेंट करती है। अगर मार्केट फोर्सेस से होगा तो वो डेप्रिसिएशन है। सो इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड मोर इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। तो हमारी जो करेंसी है वो क्या हो जाती है? घरेलू मुद्रा को कम मूल्यवान बनाता है। तो रुपीस की जो वैल्यू है वो हो जाती है कम एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। सो विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए अब अधिक रुपीस की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी हमें ज्यादा रुपीस की। ठीक है, तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू कम हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर और ले लेते हैं, और यही एग्जाम्पल यूजीसी नेट 2021 में एग्जाम हुआ था नवंबर में। उसमें ये क्वेश्चन पूछा था इकोनॉमिक्स में। तो रुपीज सेट टू बी डेप्रिशिएटिंग कब होगा? इफ प्राइस ऑफ 1 US डॉलर, अगर 1 US डॉलर की वैल्यू 70 रुपीज से, पहले 70 रुपीज थी, अब कितनी हो गई है? 1 US डॉलर इक्वल टू 75 रुपीज। अब हमें ज्यादा रुपीज देने पड़ रहे हैं तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल, अ चेंज फ्रॉम $3 इक्वल टू 1 पाउंड। ठीक है, 1 पाउंड के लिए कितना डॉलर देना पड़ रहा है? $3 टू $2 टू 1 पाउंड। अब 1 पाउंड में कितना डॉलर आ रहा है? सिर्फ $2। ठीक है, तो मतलब कौन सी कंट्री है, कौन सी करेंसी यहाँ पे डेप्रिशिएट हुई है? ठीक है, यूके का पाउंड डेप्रिशिएट हुआ है, क्योंकि यूके पहले $3 खरीद रहा था 1 पाउंड में, अब सिर्फ 2 ही खरीद पा रहा है। ठीक, तो एग्जाम्पल से शायद आपके ये समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनता है आपका, इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट। और अगर आप लोग किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सब्जेक्टिव एग्जाम में आपका रिटर्न, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एक्सपोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? सबसे पहले समझते हैं कि डेप्रिसिएशन जब हमारी करेंसी होगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी?
कम। ठीक, अब हमारी करेंसी की वैल्यू अगर कम होगी मतलब प्राइस कम है तो हम लोग एक्सपोर्ट क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जो जिसका प्राइस कम होगा उसका डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो प्राइस कम होने से जो हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो मतलब एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, और बीओपी जो है हमारा एक्सपोर्ट के बढ़ने से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो इम्बैलेंस था या फिर जो हमारी बीओपी डेफिसिट में था वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप डिटेल में करते हैं। सो डोमेस्टिक करेंसी मीन्स फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सो डेप्रिसिएशन का मतलब ही यही है कि डोमेस्टिक करेंसी के प्राइस में कमी आया है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, सो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, विद सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मोर गुड्स कैन बी परचेज्ड फ्रॉम इंडिया। अब सेम डॉलर में ज्यादा से ज्यादा वो गुड्स मंगा सकते हैं क्योंकि जो हमारा प्राइस है वो क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, तो सेम डॉलर में वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स अब खरीद सकते हैं। ठीक, सो एक्सपोर्ट टू यूएस विल इंक्रीज एज दे विल बिकम रिलेटिवली चीपर। तो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा और एक्सपोर्ट सस्ता होने की वजह से जो हमारा निर्यात है वो बढ़ जाएगा क्योंकि ये अपेक्षाकृत थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा एक्सपोर्ट प्राइस, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और बीओपी करेक्ट हो जाएगा एक्सपोर्ट से जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो एक बात ये भी देखना, डेप्रिसिएशन से बीओपी करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, थ्रू डायग्राम। सो डायग्राम में अब हमें पता है कि जो डिमांड और सप्लाई है, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, तो मतलब बात हो रही है एक यूएस डॉलर की, हम कंपेयर अगर करें। सो इस साइड फॉरेन एक्सचेंज रेट है वर्टिकल एक्सेस पे, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, और इसको हम प्राइस लेवल भी बोल सकते हैं। और उसके बाद रियल जीडीपी दिया हुआ है या फिर डिमांड एंड सप्लाई दिया हुआ है आपके एक्स एक्सिस पे। सो जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज की या फिर जो फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, जो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी, तो डिमांड बढ़ने से फॉरेन एक्सचेंज ये जो डिमांड कर्व है राइटवर्ड शिफ्ट होगा और न्यू इक्विलिब्रियम बन रहा है न्यू पॉइंट पे, दैट इज E1 पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो मतलब प्राइस है या रेट ऑफ एक्सचेंज है इंक्रीज हो गया है। तो जैसे ही यहाँ पे डेप्रिशिएट हमारी करेंसी होगी तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट बढ़ने शुरू होंगे। ठीक, अब धीरे धीरे क्या होगा, जो प्राइस लेवल है वो भी बढ़ने शुरू होंगे। तो एक्सपोर्ट कंटिन्यूअस बढ़ना शुरू होगा तो प्राइस का लेवल या फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ना शुरू होगा और जो हमारी जीडीपी है या फिर रियल जीडीपी है वो भी बढ़नी शुरू होगी। सो डेप्रिसिएशन कॉज नेट एक्सपोर्ट टू राइज। अब जो नेट एक्सपोर्ट है हमारा वो बढ़ना शुरू होगा विच लीड टू इंक्रीज। अब उसके बाद क्या होने वाला है, जीडीपी और प्राइस लेवल दोनों ही बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक टर्म में फिर से इकोनॉमी क्या हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। सो आगे और भी डायग्राम समझेंगे तो वहां से भी और भी क्लियर हो जाएंगी बातें। तो एक बात ये ध्यान में रखना, डेप्रिसिएशन जब करेंसी का होगा तो ये क्या करेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा और एक्सपोर्ट जैसे ही बढ़ेगा तो हमारा बीओपी जो डेफिसिट था, ठीक है, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बैलेंस हो जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट बढ़ने से हम रिसीव्ड ज्यादा करेंगे और जो बीओपी डेफिसिट था वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी ऑन इंपोर्ट्स। अब हमारी करेंसी अगर वैल्यू कम हुई है, करेंसी डेप्रिशिएट हुई है तो इंपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी, ठीक है, वैल्यू कम होने से अब हमें ज्यादा रुपीस पे करना पड़ेगा सेम अमाउंट या सेम गुड्स परचेज करने के लिए। तो इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट हो जाएंगे कम। ठीक है, ये बात देखिएगा, इंपोर्ट हो जाएंगे कम और इंपोर्ट कम होंगे तो बीओबी हमारा बैलेंस हो जाएगा या फिर करेक्ट हो जाएगा जो डेफिसिट था। तो आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी इन पीपल कैन परचेज लेस गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, कम पैसा खरीद पाएंगे और इंपोर्ट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो सामान क्या है, कम खरीद पाएंगे इसलिए जो आयात है वो कम हो जाएगा। अब कम क्यों खरीद पाएंगे, क्योंकि वैल्यू रुपीस की कम हुई है और जो फॉरेन करेंसी है या फॉरेन प्राइस है वो ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग उतना चीज नहीं खरीद सकेंगे जितना पहले खरीद रहे थे। चलिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है करेंसी एप्रिसिएशन, बिल्कुल अपोजिट है करेंसी डेप्रिसिएशन के। इसमें हमारी रुपीस की वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो करेंसी एप्रिसिएशन रेफर टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सो इसका मतलब ये है कि मुद्रा के संदर्भ में घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। तो एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। तो द डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल एंड लेस ऑफ इट्स रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। अब हमारी जो करेंसी है वो वैल्यूएबल बन गई है, उसकी वैल्यू बढ़ गई है। अब हमें कम पैसे में भी हम लोग वो सामान ले सकते हैं जो नहीं पहले नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी है। सो
घरेलू मुद्रा अधिक मूल्यवान हो जाती है और विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए इसमें कम की आवश्यकता होती है। अब कम रुपीस देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो इंडियन रुपीज एप्रिशिएट व्हेन 1 US डॉलर फॉल्स फ्रॉम 75 टू 70। पहले 75 देने पड़ रहे थे, अब सिर्फ 70 रुपीज देने पड़ रहे हैं। तो करेंसी जो है हमारी एप्रिशिएट हुई है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अ चेंज फ्रॉम 1 पाउंड इक्वल टू 3 US डॉलर टू 1 पाउंड इक्वल टू 5 US डॉलर। तो पहले हम लोग सिर्फ 1 पाउंड से 3 US डॉलर ले रहे थे, अब 5 US डॉलर ले रहे हैं। तो एप्रिशिएट किसकी करेंसी हुई? यूके की। उसकी वैल्यू बढ़ी, अब सिर्फ $1 में ही वो 5 US करेंसी या फिर US डॉलर खरीद पा रही है। सो ये हो गया एग्जाम्पल। अब देखते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में ये वही चीज है जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं एक डायग्राम बना के। तो जैसे ही हम लोग, डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, तो जैसे ही हम लोग हम लोगों की करेंसी एप्रिशिएट होती है, तो एप्रिशिएट होने से दो चीजें होती हैं। एक तो हमारे जो करेंसी की रुपीस की वैल्यू है वो बढ़ेगी, और रुपीस की अगर वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो अब यहाँ की जो डोमेस्टिक प्राइस हैं वो क्या होंगे? घरेलू प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब रुपीस एप्रिशिएट हुआ है। अब जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट हो जाएगा कम। इस बात को आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। अब उसके दूसरा इम्पैक्ट क्या हो सकता है? जैसे ही वैल्यू बढ़ेगी हमारी रुपीस की, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अब लोग ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे अब्रॉड से। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, या फिर पैसे की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर करेंसी। तो हम लोग फॉरेन से चीज खरीद सकते हैं क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर ज्यादा है। तो जैसे ही रुपीस की वैल्यू बढ़ी, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे हुआ? डिमांड ऑफ इंपोर्ट्स पे। ठीक, तो इंपोर्ट्स क्या हुए? इंपोर्ट्स हमारे बढ़ गए। तो इंपोर्ट बढ़ने से आपको पता ही है बीओपी डेफिसिट में चला जाएगा, ठीक, इम्बैलेंस हो जाएगा पूरा। सो उस केस में अब देखो इकोनॉमी रिस्टोर कैसे होगी। चलिए, तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट डिमांड और सप्लाई वाला, ठीक, ये रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, और इधर डिमांड एंड सप्लाई या फिर जीडीपी। नेक्स्ट, अब जैसे ही हमारी करेंसी एप्रिशिएट हुई है, तो हमारी करेंसी की डिमांड अगर बढ़ेगी तो फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या होगी? फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। ये हम लोग डिमांड और सप्लाई कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी। तो अब आपको क्या दिख रहा है? रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल हो गया, ठीक है, रेट ऑफ एक्सचेंज फॉल हो गया, और जीडीपी का जो लेवल था वो भी फॉल हो गया, ठीक, मतलब डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की कम होगी और हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ गई, ठीक। अब फर्क क्या पड़ने वाला है इकोनॉमी में? ठीक है, कैसे हमारी जो प्राइस है नीचे आ गई। तो जैसे ही हम लोग हमारी वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ने से क्या होता है? किसी करेंसी की अगर वैल्यू बढ़ती है तो एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ जाते हैं। तो प्राइस बढ़ने से हमारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे कम, और एक्सपोर्ट अगर कम होंगे तो हमारी इनकम जो है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है जैसे ही इनकम कम होगा, ठीक है, अब इनकम कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड लेवल भी कम हो जाएगा, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड लेवल कम है तो जो प्राइस का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। तो इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ेंगे? थोड़े समय के बाद प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्राइस कम होगा तो जीडीपी भी कम होनी शुरू हो जाएगी और एक नया रिस्टोर कर जाएगी इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, यहाँ पे। सो इस जितने भी पॉइंट थे, ठीक है, समझने वाली बात ये थी कि करेंसी एप्रिसिएशन में जब हमारा रुपीस बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी के मामले में क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे, ठीक है। दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे? अब यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो हम लोग जो की पॉइंट है वही करते हैं, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इंपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे? जो हमने यहाँ किया था, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि हमारे जो करेंसी की वैल्यू है वो बड़ी है। अब हम लोग ज्यादा परचेसिंग पावर है हमारी, ठीक, हम लोग जो चाहे खरीद सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर करेंसी। सो नाउ रुपी कैन एक्सचेंज फॉर मोर विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ मनी से। सो मोर गुड्स कैन परचेज फ्रॉम यूएसए। हम लोग यूएसए और इंडिया का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट। ये जो आयात है, ठीक है, वो सस्ता कर देगा, ठीक है, आयात को बढ़ा देगा। आयात में वृद्धि होती है, और क्योंकि अमेरिकी सामान की अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है, क्योंकि अमेरिकन गुड्स विल बिकम रिलेटिवली चीपर, ठीक। आपको ये पता लग गया। निर्यात पे मतलब एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो एक्सपोर्ट में इम्पैक्ट जो हमने यहाँ किया था वही बात है, एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे? कम, क्योंकि डोमेस्टिक प्राइस अगर बढ़ा है
तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट डिमांड कम हो जाएगी। सो करेंसी आफ्टर एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी इंक्रीजेस, सो प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स विल इंक्रीज। ठीक है, कीमत बढ़ जाएगी और निर्यात हो जाएगा कम। ठीक, सो इट लीड टू डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है अमेरिका में निर्यात, या अमेरिका से जो हमारे निर्यात है या एक्सपोर्ट है, वो क्या हो जाएंगे, कम, ड्यू टू करेंसी एप्रिसिएशन। तो ये बात देख लीजिएगा, करेंसी एप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट बढ़ते हैं या कम होते हैं, ठीक है, डिक्रीज होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, दो चीजों से, एक तो एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे, दो चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। इंपोर्ट क्या हो जाएंगे, चीप, इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, तो आप लोग ज्यादा इंपोर्ट करोगे। ठीक है, इंपोर्ट ज्यादा होगा तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, क्वांटिटी जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो बढ़ेगा, और साथ साथ जो इन्फ्लेशन है मार्केट में वो हो जाएगा लोअर। कैसे, क्योंकि जब हम लोग डिमांड कर रहे हैं तो फॉरेन प्रोडक्ट की कर रहे हैं, तो फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो डोमेस्टिक प्राइस है उनको मजबूरन प्राइस कम करना पड़ेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन आ जाएगा। दूसरा रीजन, जैसे ही हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो एक्सपोर्ट हमारे क्या हो जाते हैं, एक्सपोर्ट कम हो जाते हैं। एक्सपोर्ट कम होने की वजह से हमारी इनकम कम होती है, इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा, और एग्रीगेट डिमांड कम है तो जाहिर सी बात है प्राइस भी लो होंगे, तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट हो जाते हैं बहुत महंगे, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है एक्सपोर्ट की, और एग्रीगेट डिमांड पे देखो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फॉल। ठीक, और इससे क्या होता है, जब एक्सपोर्ट आपके कम होंगे तो जाहिर सी बात है करंट अकाउंट बीओपी में डेप्रिशिएट मतलब डिट्रियोरेट हो जाएगा, या फिर डेफिसिट में चला जाएगा। ठीक है, सो इंपोर्ट हम लोग ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो बीओपी हो गया डिट्रियोरेट। और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा स्लो डाउन। तो जब करेंसी एप्रिसिएशन है, करेंसी एप्रिसिएशन का इकोनॉमी में थोड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता जरूर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा होगा कि 3 टाइम में करेंसी डिवैल्यूएशन किया, जानबूझ के रुपीस की वैल्यू कम की। और अगर आपको पता हो, जब 1947 तक $1 इक्वल टू 1 रुपीस था, इतना महंगा रुपीस था कि यहाँ पे कोई ट्रेड करने को राजी नहीं था, क्योंकि चीजें महंगी थी। फिर इसको डेलिबरेटली कम किया गया रुपीस की वैल्यू, टाइम टू टाइम। ठीक, ताकि सामान यहाँ से सस्ता हो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, फॉरेन करेंसी हमारे पास आए। चलिए, दूसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब जब मूल्य मुद्रा का कम होता है तब क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइम में इंपोर्ट क्या होंगे और एक्सपोर्ट क्या होंगे। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट जो होता है वो, एक्सपोर्ट प्राइस कम होगा तो एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे ही एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो करंट अकाउंट हमारा जो है वो बीओपी, मतलब करंट अकाउंट है बीओपी का, वो हो जाएगा इम्प्रूव। ठीक, दूसरी पॉइंट, इंपोर्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा महंगे हो जाएंगे, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी, अब हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे तो इंपोर्ट की क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। और जो करंट अकाउंट था वो डेफिसिट, मतलब वो अब सरप्लस में आ जाएगा, या फिर बैलेंस, या फिर इंप्रूव हो जाएगा बस। ठीक, तो ये सारी कहानी है एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की। सो वही बात है, मीनिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, करेंसी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसमें एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा। ठीक है, बीओपी, बीओपी यहाँ पे इंप्रूव हो सकता है। नेक्स्ट, जब करेंसी एप्रिशिएट होगा तो उस केस में क्या होगा, करेंसी एप्रिशिएशन होगा तो एक्सपोर्ट हो जाएगा कम और इंपोर्ट हो जाएगा ज्यादा, और जो बीओपी है वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव होने की जगह डिट्रियोरेट हो जाएगा। ठीक, मतलब थोड़ा बिगड़ जाएगी कंडीशन, और एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, एक पॉइंट यहाँ पे डीवैल्यूएशन भी कर लेते हैं। तो डीवैल्यूएशन क्या होता है, इट रेफर टू रिडक्शन इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी जो है रुपीस, उसकी वैल्यू या प्राइस में कमी की गई है इन टर्म्स ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम, अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आपको पता है कौन काम करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा डेलिबरेटली वैल्यू कम की गई है, उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। अब मार्केट फोर्सेस से आपकी डिमांड कम हुई है करेंसी की, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो इट इज अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और डिवैल्यूएशन काम करता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के तहत। चलिए, अब हम करते हैं इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, और इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। ठीक, तो कुल मिला के जो ये कॉन्सेप्ट है, एक बार में अगर आप समझोगे एक ही टेबल में, ये चारों चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक 4 बॉक्स में, ठीक है, हमें समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर 1 हम करेंगे चेंज इन डिमांड। क्वेश्चन अब इसमें ये पूछ सकता है कि जैसे ही डिमांड में इंक्रीज होगा फॉरेन एक्सचेंज के,
तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी डोमेस्टिक करेंसी में, एप्रिशिएट होगी डेप्रिशिएट होगी, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। तो अगर आप ये डायग्राम कभी भी इमीडिएट बना लेते हो एग्जाम में, तो क्वेश्चन जो मर्जी आए आपका 100% सोल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 4 बॉक्स बनाने हैं। एक में लिखना है इंक्रीज मतलब चेंज इन डिमांड, दूसरे में लिखना है चेंज इन सप्लाई। ठीक है, अब नंबर 1 बॉक्स में करना है आपने इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड में क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड। सेकंड में उसके अपोजिट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक, तो थर्ड बॉक्स में जो रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट, समझ आ गई होगी बात। जो थर्ड बॉक्स है इसमें रहेगा इंक्रीज इन सप्लाई। और फोर्थ जो बॉक्स है इसमें क्या रहेगा, ठीक है, इसमें आ गया हमारा फोर्थ, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, ये पूरी कहानी है जो आपको समझ आ जाएगी अभी। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम सब में बेसिक बनेगा, जो फंडामेंटल डायग्राम होता है इकोनॉमिक्स का, दैट इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और रेट ऑफ एक्सचेंज, और इस साइड डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जो बेसिक डायग्राम है हम लोग डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ठीक है, ये तो ऑलरेडी जानते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज वहां डिटरमाइन होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज एक दूसरे के बराबर है। ठीक, तो ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ओ आर और ओ क्यू नाम दे देते हैं इसको। अब फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारी इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यूएस की जो डिमांड थी डॉलर की वो बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ेगी तो कहाँ शिफ्ट होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा D1 पे। अब जब अपवर्ड शिफ्ट हुआ न्यू इक्विलिब्रियम देखो कहाँ हुआ, E1 पे। अब इस इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ गया है OR1, और डिमांड भी बढ़ गई है Q1 OQ1। ठीक, तो कहने की बात ये है कि जब फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ेगा, एग्जाम्पल के तौर पे कि $1 पहले था 70 रुपीज का, अब है $1 इक्वल टू 75 रुपीज। अब हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई, एप्रिशिएट या फिर डेप्रिशिएट। करेक्ट। ठीक है, सेशन थोड़ा सा लंबा जा रहा है लेकिन थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं इसको। ठीक, तो जैसे ही हमें 75 रुपए देने पड़ रहे हैं, 75 रुपीज, तो हमारी करेंसी क्या हुई, हमारी करेंसी हुई डेप्रिशिएट। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, जैसे ही डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होता है तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है, तो हमें और फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है उस समय। ठीक, तो एक बार 2 बातें ध्यान रखनी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा और करेंसी हमारी डेप्रिशिएट होगी। चलिए दूसरा करते हैं। तो इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है, डिक्रीज। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, ठीक, सो रेट ऑफ एक्सचेंज और इधर आ गया डिमांड एंड सप्लाई, तो दैट इज डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। ठीक, ये इक्विलिब्रियम बन गया। अब डिमांड हो गया डिक्रीज फॉरेन एक्सचेंज का, तो ये कहां शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड। अब न्यू इक्विलिब्रियम कहां बन रहा है, नीचे वाले पॉइंट पे, दैट इज R2 OR1, और क्वांटिटी जो डिमांड है वो भी कम हो गई है। सो व्हाट इट मीन्स, अब इसका मतलब ये है कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक, हमारी करेंसी क्या हो रही है, एप्रिशिएट। कैसे, जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम हुई तो मतलब क्या है, अब $1 पहले 75 रुपीज का था, अब $1 रह गया है 70 रुपीज का। अब हमें 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो डिमांड जैसे फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हुआ, दैट इज नीचे की तरफ एरो, दैट इज कम। ठीक, सो ऊपर की तरफ एरो नहीं जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक, पहले रेट ऑफ एक्सचेंज ई पे, अब E1 पे। ठीक, और क्वांटिटी डिमांड भी कम हुई, तो अब हमारी करेंसी क्या हुई, एप्रिशिएट। सो करेंसी एप्रिशिएट हुआ, और यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक, तो वो क्या हुआ, या हम लोग रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज डाउन हुआ। तो जब रेट ऑफ एक्सचेंज डाउन होगा तो करेंसी एप्रिशिएट होगी, रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ेगा तो करेंसी डेप्रिशिएट होगी। अब तीसरा पॉइंट करते हैं, ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई। तो सप्लाई के केस में आपने देखा है, तो यहाँ पे अब मैं इनके नाम नहीं लिख रहा हूँ, नाम अंडरस्टूड है, वही रहेंगे जो लास्ट टाइम थे। ठीक, तो सप्लाई अब यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो सप्लाई इंक्रीज हो गया तो यहाँ शिफ्ट कहाँ करेगा, फॉरवर्ड। अब सप्लाई शिफ्ट करने से चेक करो कि क्या होता है, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो रहा है, फॉल डाउन, और सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अब देखो यहाँ जो फॉर्मूला है वो फॉलो होता है कि जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी उस चीज की वैल्यू कम होगी। ठीक है, 2 चीजें हैं, एक है आपका गोल्ड और एक है आपका आयरन। ठीक है, डिमांड ज्यादा किसकी है, या फिर जो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, वैल्यू ज्यादा है गोल्ड की। ठीक, और सप्लाई किसकी ज्यादा है, सप्लाई आयरन की।
आयरन की सप्लाई इतनी ज्यादा है कि उसकी वैल्यू कम होगी, और गोल्ड की सप्लाई इतनी कम है कि उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो अगर सप्लाई जिस करेंसी की बढ़ेगी, उस करेंसी का वैल्यू जो है वो कम होगा, ठीक। और फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा, तो जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट या फिर रेट ऑफ एक्सचेंज कम होगा, तो हमारी करेंसी क्या होगी? करेक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होता है तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट करेगी, ठीक है। और ये वाली अभी आरबीआई पॉलिसी भी अपना रही है। आरबीआई ने क्या किया, अपने बजट में से या फिर अपने जो रिजर्व थे उसमें से 100 बिलियन विड्रॉल किया है, 100 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक, क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर की मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी, तो हमारी डॉलर करेंसी की वैल्यू, रुपीज की वैल्यू अपने आप थोड़ा ऊपर जाएगी, इंप्रूव होगी, ठीक। तो यहाँ पे करेंसी एप्रिशिएट होने का मिलेगा। दूसरा इनका जस्ट अपोजिट है। तो जैसे ही सप्लाई डिक्रीज होगा, ठीक है, तो सप्लाई डिक्रीज होगा, तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड, ठीक है, यहाँ पे S1। अब यहाँ चेक करो, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है क्या हो रहा है? रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है। और वहीं जो हमारी करेंसी है, जो रेट ऑफ एक्सचेंज है बढ़ रहा है, और हमारी करेंसी क्या हो रही है? डेप्रिशिएट, ठीक है। तो दैट इज डेप्रिशिएट। तो 4 पॉइंट है। अब 4 पॉइंट को समझना कैसे है? मान लो आपको कुछ नहीं आता, कंफ्यूज हो गए एग्जाम में, तो जो इंक्रीज इन डिमांड में रहेगा उसके अपोजिट डिक्रीज इन, उसके ऊपर डिक्रीज इन डिमांड में रहेगा, ठीक है। और जो इंक्रीज इन सप्लाई में रहेगा इसके अपोजिट डिक्रीज इन सप्लाई में रहेगा। दूसरा, जो इंक्रीज इन डिमांड में रहेगा उसके जस्ट अपोजिट इंक्रीज इन सप्लाई में रहेगा। और जो आपका इंक्रीज इन डिमांड में होगा वही आपका जस्ट अपोजिट, दैट इज डिक्रीज इन डिमांड में जो होगा उसके जस्ट अपोजिट होगा डिक्रीज इन सप्लाई में, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो एक बार चेक करके देख लेना चारों बॉक्स को, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक बॉक्स दूसरे से जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक। एक एप्रिशिएट तो दूसरा डेप्रिशिएट। तो चेक कर लो, अगर ये डेप्रिशिएट तो इधर एप्रिशिएट, ठीक है। अगर ये एप्रिशिएट तो इधर, दैट इज डेप्रिशिएट तो इधर एप्रिशिएट, ठीक है। और उसके जस्ट नीचे यहाँ एप्रिसिएशन है तो यहाँ डेप्रिसिएशन। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। ये जो डायग्राम्स है ना, यहाँ पे यही चीजें बता रहे हैं। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग सॉल्व आउट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो लास्ट जो पार्ट रहेगा हमारा, वो पार्ट रहेगा 5। उसमें हम लोग करेंगे विदेशी मुद्रा बाजार, जो मार्केट है फॉरेन एक्सचेंज का उसको। जैसे आपने देखा होगा स्पॉट रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, करेंसी स्वैप, स्पेकुलेशन, हेजिंग, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, जैसे आपका ऑप्टिमम करेंसी एरिया वगैरह है वो, ठीक। तो कुल मिला के बाकी जितनी भी चीजें हैं इसमें से समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको पार्ट 5 के साथ, ठीक। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।